हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीपीडिया ऑफिसर्स फ्रॉम फ्यूचर। तो हमने जो मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की थी, जहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स और उनके इवेंट्स के बारे में देखने का स्टार्ट किया था। हम इस सीरीज में मेनली फोकस कर रहे थे जो जो हमारे इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स हैं उनके टाइम पे, उनके टेन्योर में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, हम उन चीज़ों पे स्पेशल फोकस कर रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कंपनी रूल के बारे में देखा था अपने प्रीवियस वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे लिंक है इस वीडियो का, आप जाकर इस चीज़ को रेफर कर सकते हैं। तो हम आज इसके सेकंड सीरीज के वीडियो को देखेंगे, जहाँ पे हमने यहाँ तक कवर कर लिया था उसमें। अब हम क्राउन रूल के बारे में पढ़ेंगे कि क्राउन रूल में क्या क्या हुआ था। जब हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857 होकर फिनिश हुआ था, तो उसके बाद क्या था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अनाउंस हुआ था, तो वहाँ पे जो हमारी जो गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन की बागडोर थी वो किसके हाथ में चली गई थी? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। फिर वहाँ से हमारा चेंज होना स्टार्ट हुआ था। तो हम इस चीज़ के बारे में क्या करेंगे, अभी इस लेक्चर में फोकस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वही रहते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद। जब हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास होता है, उसके बाद जो गवर्नर जनरल्स होते हैं उनको चेंज करके क्या कहा जाने लगता है? वायसराय का नाम दे दिया जाता है कि वो वायसराय कहा जाने लगते हैं। ठीक है, सबसे पहले वायसराय हमारे कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे हमारे सबसे पहले वायसराय, क्योंकि पावर यहाँ पे चली गई थी क्राउन के हाथ में। अब इनके टेन्योर में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी एज कॉमर्शियल कंपनी, इसको पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया गया था, इसके राइट्स को, और वो पूरी तरह से एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनकर रह गई थी। ठीक है, इनके टेन्योर में ही आईपीसी, इंडियन पिनल कोड को इंप्लीमेंट किया गया था 1859 में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट इस टाइम पे इंप्लीमेंट किया गया था, ये कुछ एक चीज़ें लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे हुई थी। उसके बाद सेकंड हमारे जो गवर्नर जनरल आते हैं यहाँ पे, जॉन लॉरेंस। इनका टेन्योर कितने से कितने तक रहा था हमारा? 1864 से 1869 इनका ये टेन्योर रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट हुए, तो सबसे पहले जैसे कि हम देख सकते हैं कि हाई कोर्ट्स बनाए गए कहाँ कहाँ? कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास में। इन तीनों जगह पे क्या किया गया? हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किए गए। ईयर कौन सा था? 1865, ये आपको याद रखना है। इसी टाइम पे भूटान वॉर भी हुआ था, सेम ईयर 1865 में। और शिमला को समर कैपिटल डिक्लेयर किया था इन्होंने। ठीक है, इन्होंने शिफ्ट किया था, ट्रांसफर किया था शिमला को एज ए समर कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। ये सीडीएस के एग्जाम में, सीडीएस में ये प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू आपके आ भी चुका है कि कौन से गवर्नर जनरल ने शिमला को एज ए समर कैपिटल ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया था। तो हमने ये देख लिया। उसके बाद जो लॉर्ड मायो थे, 1869 से 1872 तक इनका टेन्योर रहता है। और ये सबसे पहले इनके टाइम में फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का एक प्रोसेस स्टार्ट होता है, और इस टाइम पे स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया हमारा इस्टेब्लिश होता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपको याद रखने की चीज़ है, यहाँ पे इस टाइम पे सबसे पहला सेंसस जो 1872 में कंडक्ट कराया गया था, इन्हीं के टेन्योर में कंडक्ट कराया गया था। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि सबसे फर्स्ट जो सेंसस हुआ था हमारे कंट्री में 1872 में, तो उनके टाइम पे गवर्नर जनरल उस टाइम पे कौन थे? लॉर्ड मायो थे। ठीक है, और ये किसने कंडक्ट कराया था और किस ईयर में हुआ था? CAPF यूपीएससी का एक एग्जाम होता है, वहाँ पे आप देख सकते हो CAPF में 2022 का ये PYQ, यू कैन चेक इट आउट एज वेल। ठीक है, और ही वॉज अ सिंगल गवर्नर टू बी किल्ड इन ऑफिस एंड इन इंडिया। ठीक है, सिर्फ ये गवर्नर जनरल थे जिनकी मौत हुई थी इनके इंडिया में ही। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट गवर्नर जनरल को देखते हैं। तो हमारा क्या था? नॉर्थ बुक थे, ये 1872 से 7 आई गेस यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया, मैं इसको रेंडर कर दूंगा वहाँ पे। ठीक है, उनके टाइम पे यूनिवर्सल मैरिज एक्ट लाया गया था 1872 में। इंटरकास्ट मैरिज अलाउ की गई थी, और कूका मूवमेंट हुआ था हमारे पंजाब में 1872 में। अब इसके बाद ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मायो हमने देखा, कैनिंग के टाइम पे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, जॉन लॉरेंस के टाइम पे। ठीक है, अब हम आते हैं लॉर्ड लिटन। इसको वन ऑफ द मोस्ट इनफेमस कहा जाता है। ठीक है, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इनफेमस, यानी इसने बहुत ज़्यादा ही जो हमारे मोस्ट फेवरेबल चीज़ें नहीं थी, इस चीज़ को कंडक्ट कराया था। सबसे पहले वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, जहाँ पे प्रेस पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, किसके टाइम पे हुआ था, ये किसने लाया था? लॉर्ड लिटन ने लाया था। फिर आर्म्स एक्ट यहाँ पे लाया गया था 1878 में ही। फिर उसके बाद मैक्सिमम एज टू टेक अप सिविल सर्विसेज एग्जाम लोअर्ड फ्रॉम 21 से 19 कर दिया गया था। इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा अपोजिशन हुए थे। और यहाँ पे सीवियर फेमाइन आया था 1876 में, जिसके लिए इसने कुछ खास स्टेप्स नहीं लिए थे और इसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया था, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता था। तो लॉर्ड लिटन का हमने देखा 1876 से 1880। उसके बाद आते हैं हमारे लॉर्ड रिपन। इनके टेन्योर में इन्होंने सब चीज़ को क्या किया, जो क्या कहते हैं, फिक्स किया। जो गलतियां लिटन के द्वारा की गई थी, उस चीज़ को वापस से फिक्स किया गया लॉर्ड रिपन के द्वारा। और ये बहुत ज़्यादा अच्छे जो फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट वाले गवर्नर जनरल थे, वाइसराय आप कह सकते हो, वो थे ये। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्ट्री एक्ट इनके टाइम पे स्टैब्लिश हुआ 1881 में, जहाँ पे लेबरर्स थे, वर्कर्स थे, उनके फैक्ट्रीज में जो वर्क करते थे, उनके कंडीशंस को अच्छे करने के लिए और एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड स्टैब्लिश करने के लिए इन्होंने वर्क किया। उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लाया गया था 1878 में, इसको रिपील कब किया गया? 1882 में इसको रिपील कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, ये क्या था, आपको मैं जब फर्दर हिस्ट्री के लेक्चर्स के बारे में पढ़ाऊंगा, लेक्चर्स करूंगा मॉडर्न हिस्ट्री के, वहाँ पे इस चीज़ों को भी हम कवर करेंगे।
टिल देन आपको याद रखना है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में क्या कहा जाता है, लॉन्च हुआ था और इसको रिपील किया गया था 1882 में। उसके बाद हंटर कमीशन लाया गया था एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये याद रखना है कि 1882 में ही हंटर कमीशन लाया गया था। वो किसके टेन्योर में लाया गया था, तो वो हमारे ये जो अपने लॉर्ड रिपन थे इसके टाइम पे ही हंटर कमीशन लाया गया था। और जिनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। जो हमारे कंट्री में डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात कही जाती है, ठीक है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की जो बात कही जाती है इसके टाइम पे ये चीज़ें इंप्लीमेंट की गई थी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। उसके बाद इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, ये भी चीज़ आपके सीएपीएफ के 2022 के पीवाईक्यू की क्वेश्चन है। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो यूपीएससी है हमारे, बीपीएससी या स्टेट पीसीएस कहाँ से क्वेश्चन उठा रही है। जब मैं पीवाईक्यू बताता हूँ तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि ये सारे इंपॉर्टेंट फोकस एरियाज है जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया। मैंने ऐसी कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ मेंशन नहीं की। जो भी पीवाईक्यूज है या फोकस एरियाज है आपको वही चीज़ें मैंने प्रोवाइड कराई, क्योंकि एक ऑलरेडी यहाँ पे बहुत बड़ा समंदर है जिसके फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको अपने माइंड में रिटेन करने की जरूरत है। तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम आपको मिनिमम जो इनपुट है वहाँ से मैक्सिमम आउटपुट निकालना सिखाए, ठीक है। तो यहाँ पे इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी किनके टेन्योर में हुआ था, तो लॉर्ड रिपन के टेन्योर में हुआ था। और वो ईयर आपको याद रखना है 1883 आपको बेसिकली याद रखना है। तो हमने ये भी चीज़ देख लिया। फर्दर मूविंग अहेड, डफरिन, लॉर्ड डफरिन जो थे इनके टाइम पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था जो हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस था। इनके टेन्योर में ही क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि जब हमारा आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश हुआ था तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, डफरिन था हमारा, ठीक है। 1884 से लेकर 1888 तक इनका कार्यकाल था, ठीक है। आइचिसन कमीशन, ये चीज़ें जो पब्लिक सर्विसेज के लिए जो कमीशन इस्टेब्लिश किया गया था पब्लिक सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए, तो उस कमीशन का एक नाम आपको याद रखना जो इसके टाइम पे इस्टेब्लिश किया गया था, आइचिसन कमीशन। ये सीएपीएफ 2023 के पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, आप ये चीज़ आकर देख लेना। वहाँ पर 2023 के पीवाईक्यू में एक क्वेश्चन था कि कौन सी कमेटी यहाँ से पब्लिक सर्विसेज से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता होता कि अगर आइचिसन कमीशन जो था ये पब्लिक सर्विसेज से रिलेटेड है तो आप वहाँ पे एलिमिनेट करके सही आंसर कर लेते, ठीक है। उसका लैंड्सडोन के टाइम पे एक इंपॉर्टेंट इवेंट बस ये होता है कि डुरंट कमीशन इस्टेब्लिश किया गया था, जिसके थ्रू क्या किया गया था, डुरंट लाइन सेपरेट किया गया था, जिससे हमने अफगानिस्तान और इंडिया के बॉर्डर को क्या किया था, फिक्स किया था, ठीक है, डिसाइड किया था, ठीक है। तो ये डुरंट कमीशन आपको याद रखना किसके टाइम पे लाया गया था, लैंड्सडोन के टाइम पे। उसका लॉर्ड कर्जन, इसके टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हुई, जहाँ से सबसे पहले आपको याद रखना है फ्रेजर कमीशन। कमीशन आपको हमेशा याद रखना है कि किनके टाइम पे हुआ, और अगर ये आपको टाइम पीरियड याद रहेगा तो आप उसके अकॉर्डिंगली क्या करोगे, एक ब्रीफ आइडिया लगा लोगे कि उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था और क्या पर्पस था, आपको ये याद रखना है, तो ठीक है। तो ये पुलिस कमीशन था, ठीक। फिर फर्दर रेले कमीशन लाया गया इसके टाइम पे जो एजुकेशन यूनिवर्सिटीज एजुकेशन से रिलेटेड था। और फर्दर इसके बाद क्या किया गया, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट लाया गया, ठीक है। इसके टाइम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। जो हमारा कर्जन था इसके टाइम पे ही क्या हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। उसके बाद लॉर्ड मिंटो आते हैं 1905 से 1910 तक कार्यकाल, टाइम पीरियड 5 ईयर्स, ठीक है, 5 ईयर्स यू हैव टू कीप इन माइंड, ओके। ये चीज़ होगी। एंटी पार्टीशन मूवमेंट हुए थे इनके टाइम पे, जो उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट, ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हमारा हुआ था इसके रिटेलिएशन में, इसके इरिटेशन में क्या हुआ था, एंटी पार्टीशन मूवमेंट हुए थे इसको अपोज करने के लिए, ठीक है। और उसके साथ साथ ही स्वदेशी मूवमेंट को भी अपनाया गया था, स्टार्ट किया गया था। तो आपको याद रखना स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, तो इसका ईयर था 1905। इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, मिंटो, ठीक। उसके बाद 1906 में इनके टाइम पीरियड में ही क्या किया गया, मुस्लिम लीग को स्टैब्लिश किया गया, मुस्लिम लीग स्टैब्लिश हुई। और 1997 में सूरत स्प्लिट हुआ, कांग्रेस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, जो प्रो चेंजर्स थे और नो चेंजर्स थे, ये चीज़ हो गया। और इस टाइम पे कम्युनल इलेक्टोरेट लाया गया था, मुस्लिम्स को एक सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के अंडर। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, इसलिए इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट किसको कहा जाता है, मिंटो को। हम आगे बढ़ते हैं तो लॉर्ड हार्डिंग आते हैं, सेकंड हार्डिंग टू जिसको हम कहते हैं। तो इनका टाइम पीरियड 1910 से 1916 रहा है। इसके टाइम पे दिल्ली दरबार हुआ था 1911 में, जहाँ पे किंग जॉर्ज 5 आए थे। उसके बाद इसने एनलमेंट ऑफ पार्टीशन को अनाउंस किया था, यानी जो यहाँ पे हमने पार्टीशन किया था बंगाल का, उसको एनल कर दिया गया था, उसको वापस से क्या कर दिया गया था, रिफिक्स कर दिया गया था, रिवर्स कर दिया गया था, ठीक है। इसके टाइम पीरियड में ही कैलकाटा से कैपिटल को कहाँ शिफ्ट किया गया, दिल्ली, ठीक है, ताकि हम अच्छे तरीके से क्या कर सके, पूरे फ्रंटियर्स पे भी अपने कंट्रोल को स्टैब्लिश कर सके। इसलिए जो ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पे लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे, इस टाइम पीरियड में क्या किया गया, कलकत्ता को शिफ्ट करके दिल्ली को क्या कर दिया गया, कैपिटल कर दिया गया। 1915 में इसी टाइम पे हिंदू महासभा का एस्टैब्लिशमेंट होता है, किसके द्वारा, मदन मोहन मालवीय। तो आपको ये चीज़ याद रखना कि हिंदू महासभा को किसने एस्टैब्लिश किया था, मदन मोहन मालवीय, ठीक। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड स्टार्ट होता है जब हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में एंटर करते हैं। 1915 में ही हमारे महात्मा गांधी क्या किए थे, इंडिया आए थे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, 1915 वो टाइम था जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे थे, और उस टाइम से हमारा मेन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल होता है, एक नए फेज में इंटर करता है, ठीक। तो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड का एक टाइम पीरियड था 1916 से 1900 लेकर 21 तक, ठीक है। तो इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई, 1916 में होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ये 2 अलग अलग लेवल पे मूवमेंट स्टार्ट हुए थे, जहाँ पे सबसे पहला एक मूवमेंट एनी बेसेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था, एंड द सेकंड वन वाज स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक। 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, रोलेट एक्ट आया, जो कि
जिसके अपोजिशन में जालियांवाला बाग मैसाकर भी हो चुका था। उसके बाद इसके अगेंस्ट में महात्मा गांधी ने एनसीएम, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट किसके टाइम पे हुआ था? चेम्सफोर्ड के टाइम पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, रॉलेट एक्ट, जो जालियांवाला बाग मैसाकर, ये सब किस टाइम पे हुआ? चेम्सफोर्ड के टाइम पे। आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। फर्दर मूविंग हेड, लॉर्ड रीडिंग के बारे में देखते हैं। इनका टाइम पीरियड 1921 से 1926 यहाँ पे देख सकते हैं हम। इनके टाइम पे मोपला रिवेलियन हुआ था, जो केरला में मालाबार वाले रीजन में है, ठीक है, एक ट्राइबल अपराइजिंग था ये भी। और 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, जिसकी वजह से क्या, एक पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर्स को जो हमारे प्रोटेस्टर थे उन्होंने मार दिया था, और वहाँ पे वायलेंस हुआ था, जिसकी वजह से क्या किया था, महात्मा गांधी ने विड्रॉ कर लिया था अपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। तो हमने ये चीज़ देख लिया। तो कांग्रेस के अंडर 1923 में एक सेशन होता है, गया सेशन कांग्रेस का, ठीक है। गया सेशन को कौन प्रिसाइड करते हैं? हमारे CR दास प्रिसाइड करते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या होता है, कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस स्वराज पार्टी का स्टैब्लिशमेंट होता है 1923 में, जिसको किसने स्टैब्लिश किया था? CR दास ने और मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। इसके पहले जो फाउंडर थे CR दास थे, उसके पहले सेक्रेटरी मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है। इस टाइम पे ही फिर फर्दर क्या होता है हमारा, 1925 में नेक्स्ट 2 साल बाद ककोरी ट्रेन रॉबरी होता है, ठीक है। जो अब यहाँ से रिवॉल्यूशनरी फेज स्टार्ट हो गया था, भगत सिंह वाला फेज, जहाँ पे रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स हमें लार्ज अमाउंट में दिखने लगे थे। तो ये चीज़ें हमने देखी। फर्दर उसके बाद टाइम पीरियड आता है इरविन का। तो ये 1920 से 1931 का टाइम पीरियड था, जहाँ पे 1927 में सबसे पहले साइमन कमीशन आया था, जो कि एक ऑल वाइट कमीशन था, ठीक है। तो इसका अपोज बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे किया जाने लगा, क्योंकि यहाँ पे इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन नहीं प्रोवाइड कराई गई थी, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट भी बहुत सारे अपोजिशंस हुए। फिर 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया था। आपको याद रखना कि जब नेहरू रिपोर्ट आया था तो इसको किसने लाया था? जवाहरलाल नेहरू ने लाया था, ठीक है। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत आंसर है, ठीक है। यहाँ पे मोतीलाल नेहरू थे जिन्होंने क्या लाया था? नेहरू रिपोर्ट लाया था। मैंने जानबूझ के ये चीज़ कहा ताकि आपको ये चीज़ अब यहाँ पे ध्यान रहेगी अच्छे से, कि जब भी आप नेहरू रिपोर्ट पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ पता होगा कि ये नेहरू रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू ने नहीं, मोतीलाल नेहरू ने लाया था, ठीक है। अब 1929 में क्या है, लाहौर सेशन हुआ था, जहाँ पे सबसे पहले कांग्रेस का लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज, अभी तक हम डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे थे, ये नेहरू रिपोर्ट हमने देखा, यहाँ पे भी डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, ठीक है। बट 1929 के लाहौर सेशन में क्या किया गया? पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी हम डोमिनियन स्टेटस पे नहीं मानेंगे, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, इसकी बात की गई यहाँ पे, ठीक है। तो हमने ये चीज़ देख लिया, ठीक। तो यहाँ पे 26 जनवरी डेट फिक्स किया गया था, जहाँ पे झंडा फहराया गया था। क्यों हमने क्यों ही रिपब्लिक डे को 26 जनवरी चूज़ किया? इसके पीछे भी एक कारण था, क्योंकि पूर्ण स्वराज दिवस इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है लाहौर सेशन के बाद। 26 जनवरी को ही हमने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने का डिसीजन लिया था INC की लाहौर सेशन में, ठीक है। उसका 1930 में क्या होता है, महात्मा गांधी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करते हैं दांडी मार्च से। फिर उसका फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है इसी ईयर में। उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट होता है 1931 में, जहाँ पे क्या होता है, महात्मा गांधी सिविल डिसोबीडियंस CDM को क्या करते हैं, सस्पेंड करते हैं, और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, सेकेंड RTC में कांग्रेस एग्री हो जाती है पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेशन होता है कांग्रेस का। और जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, वो बस एकमात्र जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था जहाँ पे INC ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। और INC को रिप्रेजेंट कौन कर रहा था? महात्मा गांधी ने INC को रिप्रेजेंट किया था। इसके अलावा किसी भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में टोटल कितने हुए थे? 3 RTC हुए हैं, जिसमें से सिर्फ एक में, जो कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, वहाँ पे कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया। अपार्ट फ्रॉम दैट किसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब हम लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम पे आते हैं। तो ये 1931 से 1936 का टाइम था, जहाँ पे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, जहाँ पे हमने देखा कि कांग्रेस, इट वॉज ओनली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन 1931 इन विच कांग्रेस पार्टिसिपेटेड, एंड हु वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द INC? ही वाज महात्मा गांधी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं है, यहाँ पे ये फ्रूटफुल नहीं रहा। तो इसके अगेंस्ट में महात्मा गांधी जब वापस इंडिया आते तो उन्होंने वापस CDM, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया। 1932 में कम्युनल अवार्ड आता है, जिसको लेकर महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच में एक डेडलॉक हो जाता है, जिसको रिजॉल्व करने के लिए पूना पैक्ट होता है। और उसके बाद थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में ऑर्गेनाइज किया जाता है। आपको एक चीज़ याद रखना कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे हमारे, ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर, इन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए थे। उसके बाद लॉर्ड लिलिंथ को आते हैं 1936 से 1944 में, जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग वॉइसराय थे। आपको ये चीज़ याद रखना कि हुआ द लॉन्गेस्ट सर्विंग वॉइसराय, तो ही वॉज लॉर्ड लिलिंथ को, ठीक है। इस टाइम पे प्रोविंशियल इलेक्शन से स्टार्ट हुए थे 1931 में। उसका 1940 में अगस्त ऑफर आता है, जिसके अगेंस्ट क्या होता है, फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट होता है। किसके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया जाता है 1940 में। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, जिसके अगेंस्ट क्या होता है, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट का रेजोल्यूशन पास किया जाता है INC के द्वारा, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या होता है, 1942 सेम ईयर में ही क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा, जिसमें महात्मा गांधी ने एक स्लोगन दिया था, डू, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, डू और डाई, ठीक है। ये चीज़ें हमारी हुई थी कब? 1942 में, सेम ईयर यहाँ पे हम देख रहे हैं जब क्रिप्स मिशन आया था। फिर 1944 के बाद जो हमारा नेक्स्ट वॉइसराय है 1944 से 47 तक, लॉर्ड वेबल, इनके टाइम पे CR फॉर्मूला 1944 में CR दास ने प्रेजेंट किया था। 1945 में वेबल प्लान हुआ। फिर INA ट्रायल सेम ईयर में आया।
उसका 1946 में रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटिनी हुई थी। सेम ईयर में कैबिनेट मिशन प्लान आया था जिसके थ्रू क्या किया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इस्टेब्लिश किया गया था, फॉर्म किया गया था। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे स्टार्ट किया मुस्लिम लीग का, जो 16 अगस्त 1946 को स्टार्ट किया गया था। तो ये सारी चीज़ किसके टाइम पीरियड में होते हैं, लॉर्ड वेबल के टाइम पीरियड में। एंड द लास्ट वॉइसराय ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज माउंटबेटन, जिसने प्लान बाल्कन जो लॉन्च किया था, जिससे इंडिया का फिर पार्टीशन हो गया, इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग कंट्री बन गए। ठीक है, और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ, इसके थ्रू इंडिया को इंडिपेंडेंस प्रोवाइड कर दिया गया। उसके बाद हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस हो गया। तो ये थे ओवरऑल जो हमारे कंपनी रूल से लेकर किस तरीके से 1773 से जो हमारे ये स्टार्ट हुआ था गवर्नर जनरल से लेकर, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किस एक्ट में इस चीज़ को किया गया था, आप ये कमेंट सेक्शन में बताना। ये चीज़ हो गया। उसके बाद फिर वॉइसराय, और उस तरीके से जब हम 1947 में हम इंडिपेंडेंस अचीव कर लेते। तो ये था एक ओवरऑल स्मॉल टॉपिक जहाँ से आप इस चीज़ को कवर कर सकते हो। ओवरऑल सारी चीज़ें हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिस्कस कर ली फ्रॉम कंपनी रूल। ठीक है, सो ऐसे ही हम फर्दर और डिस्कशंस लेके आएंगे जहाँ पे इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशंस को भी देखेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट हमारे कमीशंस हैं एंड ऑल मॉडर्न हिस्ट्री रिलेटेड जो शॉर्ट टॉपिक्स हैं उनको डिफरेंट बाइफरकेटेड वे में हम क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आप फर्दर बने रहें इस चैनल पे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, एंड हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ज्वाइन कर ले, जहाँ पे आपको ये सारी नोट्स की पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। टिल देन, थैंक यू सो मच, जय हिंद।